हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आई नो आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे। मैम 3 दिन हो गए वीडियोस नहीं अपलोड हुई, कहाँ थे आप? पूरा सिलेबस करवाओगे नहीं करवाओगे? क्या सिलेबस टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा नहीं हो पाएगा? तो बेटा जी लास्ट कुछ डेज में बिजी थी इसलिए वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। बट नाउ आई एम बैक, तो अभी धमाकेदार हम अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। फटाफट से अपना सिलेबस खत्म करेंगे, रिवीजन करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, मैराथन लेंगे, टेस्ट लेंगे, बहुत कुछ करेंगे। ठीक है, एंड सिलेबस में कंप्लीट करवाऊंगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पेपर के लिए रेडी करना, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको बस चैनल पे आना है और वीडियोस देखनी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, तो फटाफट आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेटा जी आज जो है ना, आज आपका सिर्फ रीडिंग पर्पस वाला चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आपका यूनिट 1.2 जो कि हम अपने फर्स्ट क्लास में कर चुके थे। जब हमने अपना बेसिक्स ऑफ लॉ देखा था ना, आप देखोगे जब आप ये पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा मैम हमने तो ये फर्स्ट क्लास में ही कर लिया। तो जो हमने पहले ही कर लिया, आपका इंस्टीट्यूट ना थोड़ा आगे पीछे चल रहा है। ये चैप्टर उसे फर्स्ट पे देना चाहिए था, ये चैप्टर उसने सेकंड पे दे दिया है। ठीक है, तो जो ये वाले चैप्टर में हम ज्यादा ना रीडिंग वाला काम करेंगे। जो जो मुझे नई चीज दिखेगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी हम रीड कर लेंगे आपके मॉड्यूल को कि क्या क्या बताना चाह रहे हैं वो, और हमें क्या क्या पता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है इंट्रोडक्शन। क्या बोल रहे हैं इसमें? मेरे को कलर चेंज करने दो पेन का। चलो। The statutes enacted by the Parliament of India or the state legislature is one of the most important source of law in respect in present day India। कहते हैं कि जो statutes, जो laws पार्लियामेंट ने बनाए हैं, एंड कुछ लोग स्टेट लेजिस्लेचर भी बनाती है फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट, बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में। तो कहते हैं जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और जो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया ना, आज प्रेजेंट डे में वो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया ये। Therefore, it becomes important to understand the process of distribution of power to legislate and structure of legislature in the Indian democracy। तो कह रहे हैं इसीलिए ये जरूरी है कि आप समझो कि इंडिया में जो लेजिस्लेचर, जो लॉ है, जो हमारा लेजिस्लेचर प्रोसेस है, वो कैसे चलता है, लॉ कैसे बनता है, आप ये समझो। और दूसरी चीज आप ये समझो कि जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ना पावर्स का, मैंने आपको बताया था। स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट की गई है पावर्स को। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आप समझो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, कहाँ पे बोला गया डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कितना कितना पावर्स मिला है, ये सब चीजें आप समझ लो। और आप ये समझ लो कि आपका प्रोसेस क्या है लॉ बनाने का, उसके बाद ही आप आगे का अपना लॉ पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडियन पॉलिटी इज दैट ऑफ फेडरल इन नेचर। कह रहे हैं कि जो इंडिया का लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, मतलब जो इंडिया का लेजिस्लेचर है, पूरा अपना लेजिस्लेटिव सिस्टम है, वो है आपका फेडरल नेचर का। अब मैम फेडरल नेचर का मतलब क्या होता है? ये पूरी लाइन समझने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि फेडरल नेचर का मतलब क्या होता है। फेडरल मतलब कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट मीनिंग इट हैज डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया को फेडरल स्टेट इसलिए, सॉरी, फेडरल नेचर का इसलिए बोला जाता है इंडिया को फेडरल कंट्री, क्योंकि इसमें स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ऐसे नहीं है कि सारी की सारी पावर्स सेंट्रल लेवल पे दे दी गई है या सारी की सारी पावर्स स्टेट लेवल पे दे दी गई है। स्टेट और सेंटर के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। मैंने ये नहीं बोला कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो ये फेडरल नेचर का हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम होता, बट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। मैंने आपको बताया था ज्यादा पावर्स सेंट्रल के हाथ में है, इसीलिए हमारे इंडिया के लेजिस्लेटिव सिस्टम को कॉजी फेडरल सिस्टम बोला जाता है। कॉजी फेडरल इसलिए क्योंकि ज्यादा पावर का जो कंसेंट्रेशन है वो सेंटर के हाथ में है। However, India is a federation with a unitary bias. Bias है ना, मतलब कि सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। Unitary bias means despite its federal nature, India exhibits a unitary bias. This means that central government holds a significant power over the state, especially in times of emergency or under certain circumstances. इसीलिए हमारे इंडिया को क्या बोला जाता है, हमारे इंडिया के लेजिस्लेटिव सिस्टम को क्या बोला जाता है? क्वाजी फेडरल स्टेट, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग सेंट्रल हायरार्की। समझ आया? ये था आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें उन्होंने क्या बोला हुआ था इंट्रोडक्शन में कि जो हमारे इंडिया में पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाती है, वो हमारे मेन सोर्स ऑफ लॉ है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, हमारा लॉ कैसे बनता है। देन उन्होंने बोला कि जो हमारी इंडिया का लेजिस्लेटिव सिस्टम है वो फेडरल नेचर का। फेडरल नेचर मतलब कि
सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बट पावर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। सेंट्रल के पास ज्यादा पावर है, सेंट्रल कंसंट्रेटेड है हमारा जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, इसीलिए इसे क्वाजी फेडरल लेजिस्लेटिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब आपके स्ट्रक्चर ऑफ लेजिस्लेचर पे। अब जो हमारा लेजिस्लेचर सिस्टम है, पूरा हमारा जो लेजिस्लेचर सिस्टम चलता है उसका क्या स्ट्रक्चर है वो तो समझ लो पहले। Constitution of India establishes a detailed framework for the legislative bodies at the both central and state level. The powers and functions of these legislative bodies are derived from specific articles of the Constitution. कहते हैं कि जो हमारा Constitution of India है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे लेजिस्लेटिव सिस्टम को है दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन इज पार्लियामेंट एंड वन इज द स्टेट लेजिस्लेचर। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रॉपर फ्रेमवर्क दिया गया है कि सेंट्रल लेवल के पास क्या पावर्स हैं, उनकी क्या फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज है, देन स्टेट लेवल के पास क्या पावर्स हैं, फंक्शंस है, ड्यूटीज है। ये प्रॉपर फ्रेमवर्क हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया गया है एंड उसके अकॉर्डिंग आगे सारी वर्किंग चलती है। अब कौन से सेक्शन में ये सब चीजें दी गई हुई हैं, तो आर्टिकल 79 में आपको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर मिल जाएगा एंड आर्टिकल 168 में आपको स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मतलब कि पार्लियामेंट में कौन कौन है, कौन कौन होगा, ये सब आपको आर्टिकल 79 बताएगा। आर्टिकल 79 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। एंड आर्टिकल 168 आपको स्टेट लेजिस्लेचर की इंफॉर्मेशन देगा। आर्टिकल 168 किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसमें, ये यहाँ पे कैसे आ गया पता नहीं क्या हो गया, चलो छोड़ो। Article 79 of Indian Constitution outlines the structure of the Parliament of India. Article 79 हमें पार्लियामेंट है जो हमारा उसके स्ट्रक्चर में के बारे में बताता है। हमारे पार्लियामेंट में इट स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और टू हाउसेस। पार्लियामेंट में एक तो हमारा प्रेसिडेंट साहब बैठते हैं और दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में। कौन से दो हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा होती है हमारी। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और टू हाउसेस दैट इज राज्यसभा एंड लोकसभा होता है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर होता है, उसमें क्या क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ये जस्ट रिकॉल हो रहा है, रिवीजन हो रही है एक तरह की आपकी। ठीक है, राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। Members are elected by the state legislature and appointed by the president. और लोकसभा क्या होता है, represent the people of India. Members are elected by the, ये लाइन यहाँ पे गलत लिखी गई है, ऊपर वाली लाइन कॉपी पेस्ट हो गई है। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं ना वो आपके इंडिया के पीपल इलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारे माननीय पीएम मोदी जी, इन्हें किसने अपॉइंट किया हुआ है, लोगों ने, हमारे लोगों ने वोट करके, जनता ने वोट करके इन्हें अपॉइंट किया हुआ है ना। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें जनता वोट करके अपॉइंट करती है। तो इन वहां पे लोकसभा में हमारे ये वाले मेंबर्स बैठते हैं। राज्यसभा में कौन से मेंबर्स बैठते हैं, राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, लोकसभा पूरे आपके सेंट्रल लेवल को रिप्रेजेंट करेगी, बट जो राज्यसभा होगी वो एक पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे अपने एक स्टेट के पंजाब के रिप्रेजेंट करेगी या फिर हिमाचल को रिप्रेजेंट करेगी, स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी राज्यसभा। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो राज्यसभा है उसमें मेंबर्स कौन अपॉइंट करता है, आपका प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, तो आपके पार्लियामेंट का क्या स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर ऐसे है, एक तो पार्लियामेंट में होता है आपका प्रेसिडेंट और दो हाउस होते हैं। कौन से दो हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा होती है। अब बेटा कमेंट सेक्शन में ये मत बोलना मैम बहुत स्पीड में कर रहे हो, अच्छे से तो समझाओ। अच्छे से मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया, मैं पहले बोल रही हूँ ये एक तरह की आपकी रिवीजन चल रही है। ये सब कुछ मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास बेसिक्स ऑफ लॉ में बताया सब कुछ। ठीक है, तो इसलिए अभी मैं थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, ज्यादा डीप नहीं जा रही हूँ। स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या होगा, आर्टिकल 168 में बताया हुआ है। स्टेट लेजिस्लेचर में एक तो आपको मिलेगा गवर्नर और दूसरा गवर्नर होगा, जैसे ऊपर पार्लियामेंट में एक प्रेसिडेंट होता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर में होता है गवर्नर। अब दो हाउस भी तो होंगे ना। अब पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों होता ही है, बट स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा है कि दोनों में से कोई एक हाउस चलेगा, या तो दोनों हो जाए या तो एक भी हो जाए चलेगा। यानी कि गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली होगी चलेगा। अगर या तो ये चलेगा गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, या तो चलेगा गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करो गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये नहीं चलेगा।
ठीक है, अगर दोनों हाउस में से एक हाउस रखना चाहते हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी। गवर्नर प्लस दोनों में से या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या तो दोनों ही हाउस। लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर रख रहे हो तो लेजिस्लेटिव असेंबली रखनी ही पड़ेगी, समझे। तो स्ट्रक्चर क्या है आपका स्टेट लेजिस्लेचर का? फर्स्ट इज गवर्नर एंड सेकंड वन इज टू हाउसेस, फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली। आप चाहो तो इन दोनों में से सिर्फ एक भी हो सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो स्टेट की डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, जिसको तो पता है। विधानसभा पता होगा आपको, विधान परिषद पता होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली होती है विधानसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है आपकी विधान परिषद। जिसे नहीं पता है तो बेटा, लेजिस्लेटिव असेंबली आर मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ स्टेट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज एंड अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ना मेंबर्स जो होते हैं वो स्टेट के पीपल सिलेक्ट करके रखते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है। लेजिस्लेटिव असेंबली आपने जो लॉ बनाया है ना, पार्लियामेंट से जो लॉ बन के निकला है आपका, उस लॉ के ऊपर लेजिस्लेटिव असेंबली भी ना लॉ बनाती है स्टेट लेवल के लिए। मैंने आपको क्या बोला, स्टेट लेवल के लिए लॉ कौन बनाएगा? आपका स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट लेवल के ऊपर लॉ बनाती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या करती है? उस लॉ के ऊपर तर्क वितर्क करती है, काउंटर करती है उस लॉ को, मतलब अपने पॉइंट्स रखती है, उसे रिफाइन करती है कि उसे अगर कोई पॉइंट गलत लग रहा है तो वो बताती है। जो बहस चलती है ना वो इसी पे चलती है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है आपका लॉ और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? पीपल ऑफ स्टेट, मतलब स्टेट की जो वोटिंग होगी उसके द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या काम होता है? वो उस लॉ के ऊपर तर्क वितर्क करती है, उस लॉ को रिफाइन करती है। और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स कौन इलेक्ट करता है? आर इलेक्टेड बाय द गवर्नर, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, मतलब कि जो स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज वगैरह उसके सिलेक्टेड मेंबर्स होंगे और उसे अपॉइंट करेगा आपका गवर्नर। ठीक है, ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ आपका लेजिस्लेटिव सिस्टम। क्या स्ट्रक्चर है? आर्टिकल 79 में बताया गया है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर एंड आर्टिकल 168 में बताया गया है आपका उसका स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर क्या है? प्राइम मिनिस्टर योर प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर क्या है? गवर्नर प्लस एनी ऑफ द टू, वन और टू ऑफ द हाउस, या तो लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर दोनों, लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके बाद आता है आपके पास पावर्स टू लेजिस्लेट, मतलब कौन से स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर्स है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, वो सब इसमें बताई हुई है। The legislative bodies of India, that is at the central level, the parliament, and state level, that is legislative assembly, drives its power to frame laws from Article 245 of the Constitution of India. अब मैंने आपको क्या बोला, स्टेट लेवल पे कौन लॉ बनाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है स्टेट लेवल पे लॉ, देन उसे भेजा जाता है डिस्कशन के लिए, जिसके ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल तर्क वितर्क करती है, फिर प्रेसिडेंट की गवर्नर की अप्रूवल हो जाती है उस स्टेट का लॉ बनने के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि स्टेट लेवल का लॉ और सेंट्रल लेवल का लॉ बनाने के लिए पार्लियामेंट को जो पावर मिली है, कहां से मिली है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिली है। किसने बोला पार्लियामेंट को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ बनाने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 245 ने बोला, उन्हें पावर दी कि आप किस किस टॉपिक के ऊपर लॉ बना सकते हो। ऐसे तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ऐसे तो वो किसी भी टॉपिक के ऊपर लॉ बना देते। मैंने आज ब्रश नहीं किया उसके ऊपर लॉ बना देते, मैंने आज खाना नहीं खाया उसके ऊपर लॉ बना देते कि खाना नहीं खाया चलो इतने साल की सजा हो जाएगी। ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 245 में कुछ लिस्ट बताई गई कि इसी टॉपिक के ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। तो क्या है आर्टिकल 245 में? द आर्टिकल प्रोवाइड्स द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर लेजिस्लेटिव पावर। इट सेज दैट आर्टिकल 245(1) में बोला गया द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट। मतलब जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी इंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए बनाएगी, मतलब जो पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया ना होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। आर्टिकल 254(2) में बोला गया है जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी वो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर द इंटायर स्टेट और एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, देन आर्टिकल 246 में टॉपिक्स बताए गए, लिस्ट बताई गई
तीन तरह की लिस्ट बताई गई, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। इन लिस्ट के अंदर टॉपिक्स बताए गए जिनके ऊपर वो लॉ बना सकते हैं। This article outlines the distribution of legislative powers between the parliament and the state legislature, which is further detailed in 7th schedule of the constitution. Article 246(1) में बताया गया, the parliament has exclusive powers to legislate on matters listed in list 1 of the union list of 7th schedule. अब आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में आपको तीन तरह की लिस्ट दी गई। आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में तीन तरह की लिस्ट दी गई, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। इन लिस्ट में बताया गया कौन किसके ऊपर लॉ बना सकता है। यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक्स दिए गए जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकते हैं, यानी कि सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लिस्ट के अंदर वो टॉपिक दिए गए जिसके ऊपर स्टेट अपने लॉज बना सकते हैं। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स दिए गए जिसके ऊपर पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट दोनों लॉ बना सकती है। ठीक है, तो लिस्ट 1 थी आपकी यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू थी आपकी स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 थी आपकी कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 1 में यूनियन लिस्ट में वो टॉपिक दिए गए जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बना सकती थी। लिस्ट 2 दैट इज स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक्स दिए गए जिसके ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है। एंड लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट में वो टॉपिक्स दिए गए जिसपे दोनों स्टेट एज वेल एज सेंटर दोनों लॉज फ्रेम कर सकते हैं। अब इसको मैंने पूरा डिटेल में अच्छी तरह से आपको फर्स्ट क्लास में समझाया हुआ है, इसलिए मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही। अब मैम आपने बोला लिस्ट 3 यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर स्टेट एज वेल एज यूनियन यानी कि आपके पार्लियामेंट दोनों लॉज बना सकती है। अब ऐसा सोचो कि अगर ऐसा हो जाए, स्टेट लॉ बनाए कुछ और सजा लिख दे, स्टेट बोल दे कि 50,000 की सजा होगी अगर कोई चोरी करेगा तो, और जब पार्लियामेंट ने लॉ बनाया ना उसने बोला कि सिर्फ 20,000 की सजा होगी अगर कोई चोरी करेगा तो मैम ये कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई ना। कौन सा वाला एप्लीकेबल होगा, 50,000 वाला फाइन एप्लीकेबल होगा या 20,000 वाला फाइन एप्लीकेबल होगा? तो वही बोला गया है आर्टिकल 245 में। अगर कॉन्करेंट लिस्ट के कोई मैटर है जिसके ऊपर स्टेट और सेंटर का लॉ में आपस में लड़ाई हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाती है, तो उस केस में आपको क्या लगता है किसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के लॉ को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है ना, सेंट्रल लेवल पे वो रन कर रहा है। तो इस केस में आपके पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। बट अगर स्टेट ने जो लॉ बनाया है उसकी अप्रूवल उसने प्रेसिडेंट से ले ली है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में फिर वो स्टेट लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया ना वही एप्लीकेबल होगा। अब मैं हरियाणा में बैठी हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं हरियाणा में बैठी हुई हूँ। हरियाणा में ना इतनी ज्यादा चोरी बढ़ गई है ना कि 20,000 का फाइन लोगों को कुछ नहीं कह रहा है, इसीलिए मैंने बोला 50,000 का फाइन होगा। देन मैंने प्रेसिडेंट को ये सब बताया, उन्होंने अप्रूवल दे दी कि 50,000 का फाइन होगा। अब जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया हुआ है उसमें बोला हुआ कि 20,000 का फाइन होगा, बट मेरे वाले लोग को अप्रूवल मिल गई ना, स्टेट वाले लोग को अप्रूवल मिल गई प्रेसिडेंट की, तो अब हरियाणा में अगर कोई चोरी करेगा तो उसे 50,000 का फाइन ही लगेगा। मतलब कि अगर स्टेट लॉ को प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल जाए तो स्टेट लॉ प्रिवेल करता है। Article 255 addresses conflicts between central and state laws on a matter in the concurrent list. This article ensures clarity and consistency in lawmaking. Article 254(1) में बोला है, if the state law is inconsistent with the central law on a matter in the concurrent list, the central law will prevail. Article 254(2) में ये बात बोली है, if a state law conflicts with the central law and that state law receives president consent, the state law will prevail. This scenario usually arises when a state legislature passes a law on a matter in the concurrent list that is inconsistent with central legislation, but the law is important for the state's interest and is sanctioned by the president. ठीक है, जो बात मैंने हिंदी में बोली वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई थी। तो यहाँ पे आपका खत्म हो गया पावर्स टू लेजिस्लेट, मतलब कि कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंटर और स्टेट में लेजिस्लेट करने की। नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। अब आपके लॉ बनाने का प्रोसेस क्या है, कैसे लॉ बनता है? फर्स्ट क्लास में इतना डिटेल में पढ़ा था ना, पूछो मत। मैं बोल रही हूँ बच्चे ये क्लास मत ही देखो, आप फर्स्ट क्लास जाके देखो और इस क्लास को एज ए रिवीजन क्लास लो आप। पावर ऑफ लॉ मेकिंग में क्या बोला गया, सबसे पहले आपका बिल प्रपोज होता है ना,
बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। अब ये मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ सेंट्रल लेवल का। अगर कोई सेंट्रल लॉ बनना है तो सबसे पहले बिल प्रपोज होगा। बिल अब क्या कोई भी भेज सकता है, फर्स्ट क्लास में बताया था, बिल कोई भी बना सकता है, ठीक है। बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन से हाउस ऑफ पार्लियामेंट के? राज्यसभा एंड लोकसभा। देन उस हाउसेज में बैठ के आपकी पूरी मीटिंग की जाएगी, इसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय आइदर मिनिस्टर और द मेंबर्स अदर देन द मिनिस्टर। मतलब कि आपका जो बिल है, मिनिस्टर भी, मैंने क्या बोला, बिल अब कोई भी पास कर सकता है, मिनिस्टर भी पास कर सकता है और अदर मेंबर्स भी पास कर सकते हैं। अगर मिनिस्टर ने बिल बना के दिया है तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट बिल। अगर अदर देन मिनिस्टर ने, किसी और मेंबर ने गवर्नमेंट बिल दिया है तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल। ठीक है, ये तो नॉर्मल थी। पहले बिल जाएगा, बिल बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वहां पे प्रॉपर डिस्कशन होगी। अगर वहां से पास हो जाता है बिल तो फिर बिल जाएगा आपका प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए। अगर प्रेसिडेंट की भी कंसेंट मिल जाती है फिर आपका प्रॉपर बन जाता है लॉ। ठीक है, ये था सेंट्रल लेवल पे। वहीं अगर आप स्टेट लेवल पे देखो तो बिल सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा? बिल आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में बनेगा, जिसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर वहां से बिल पास हो जाता है, बिल पहले लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया जाएगा, बोथ द हाउस में जाएगा। देन उसके बाद अगर वहां से पास हो जाता है तो जाएगा गवर्नर की असेंट के लिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट की असेंट के लिए गया ना, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे है, वहां पे किसकी असेंट के लिए जाएगा? गवर्नर की असेंट के लिए जाएगा। अगर गवर्नर की असेंट मिल जाती है तो आपका ये क्या बन जाएगा? स्टेट लॉ बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैम, आपने ये तो बोल दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कि आप ये पावर्स एंड ये फंक्शंस दे रखे हैं कि आप इसके ऊपर लॉ बना सकते हो, स्टेट यूनियन इसके ऊपर लॉ बना सकती है, कॉन्टेंट में ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में बता के रखा हुआ है। अगर टाइम के साथ साथ तो हर चीज में चेंज करना पड़ता है। अगर कल को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना हो फिर क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो उसका क्वेश्चन का आंसर ये रहा। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ प्रोसेस फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ थ्रू आर्टिकल 368। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। अब इसके ऊपर ना बच्चे एक लैंडमार्क केस है, दैट इज केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब इस केस को ध्यान से सुनना। इसमें क्या क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद ना हर एक स्टेट में ऐसा था कि सबको अपनी स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी करनी थी, सबको बेटर कंडीशन बनानी थी अपने अपने स्टेट के। तो तब सबको रियलाइज हुआ था कि एक राइट टू इक्वालिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, मतलब कि अमीर और गरीब के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सबके पास इक्वल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो स्टेट्स ने रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या किया था, ऐसे ही सारी स्टेट्स ने अलग अलग तरह के लॉज एक्ट्स निकालने शुरू कर दिए थे, जिससे जो रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइड हो। उसी तरह से केरला स्टेट ने भी एक लॉ एक्ट निकाला था, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1936। ये एक्ट निकाला था केरला स्टेट ने अपनी स्टेट के लिए। जिस एक्ट में बोला गया था, एक लिमिट दे दी गई थी कि इस लिमिट से ज्यादा कोई भी पर्सन लैंड को एक्वायर नहीं कर सकता है। तो उसके बाद से तो लोग उस लिमिट से ज्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकते थे। बट जिन लोगों के पास ऑलरेडी लैंड थी जो लिमिट्स को एक्सीड कर रही थी, तो उस केस में क्या किया था स्टेट ने, जितनी भी लैंड लिमिट को एक्सीड कर रही थी वो लैंड को एक्वायर कर लिया था आफ्टर गिविंग सम कंपनसेशन। तो इसमें ही उस केरला स्टेट की एक एडनीर हट आई थी। क्या आया था इसमें? एक एडनीर हट थी जिसके पास एक्सेसिव लैंड थी, और उस लैंड को, जितनी भी लिमिट को एक्सीड कर रही थी, उस लैंड को केरला स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था। जिसके बाद उस स्टेट की इनकम कम हो गई थी, लैंड कम हो गई तो इनकम कम हो गई थी। तो इस वजह से जो उस हट की हेड थी, दैट इज केशवनंदा भारती, उन्होंने केस किया था, सुप्रीम कोर्ट में ये केस फाइल किया था। उन्होंने कहा था कि क्या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल को अमेंड कर सकती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? क्या इतनी पावर्स दी गई है पार्लियामेंट को? देन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, बट उस हद तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, बेसिक टीचर्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसे रेस्ट्रिक्ट ना करे। अब क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या बेसिक फीचर्स है जिसे पार्लियामेंट नहीं छेड़ सकती है?
उसके लिए उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी, उन्होंने एक इंडिकेटिव लिस्ट दे दी, मतलब जिसमें उन्होंने बता दिया कि हाँ ये चीजें आपके बेसिक फीचर्स में आ सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिक फीचर्स में आ सकते हैं, इन चीजों को पार्लियामेंट नहीं छेड़ सकता है। बट उन्होंने बोला टाइम टू टाइम अगर कोई ऐसा कुछ लगता है कि स्टिल बेसिक फीचर छेड़ा जा रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया जाएगा, जो डिसीजन लिखेगा उस चीज को बेसिक फीचर्स की लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, इस केस लॉ में बताया गया था, ये केस लॉ सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसमें ये बताया गया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, बट वो इतना ही अमेंड कर सकता है कि वो पर्सन के फंडामेंटल राइट को ना छेड़े। On the other hand, Supreme Court of India plays a crucial role in ensuring that laws and amendments do not violate fundamental rights. In the landmark case of Keshavananda Bharti versus State of Kerala, the court held that any constitutional amendment contravening fundamental right is unconstitutional. अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट की है जिससे आपका फंडामेंटल राइट हर्ट हो रहा है, तो वो आपकी जो अमेंडमेंट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा चैप्टर वन का यूनिट 1.2 खत्म हुआ। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक्स देखा, एज वेल एज हमने इसमें देखी अपनी हिस्ट्री ऑफ लॉ। सेकेंड चैप्टर में भी अगेन हमने बेसिक्स ही देखा है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे अपना जो लीगल सिस्टम है जो हमारा, यानी कि कोर्ट्स वगैरह की क्या हायरार्की है, क्या कोर्ट सिस्टम है हमारा, वो सब चीजें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि डेली की क्लास अपलोड हो, लाइक 1 1 आवर्स की, ज्यादा लंबी तो मैं क्लास नहीं लूंगी बिकॉज फाउंडेशन है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे हम, छोटी छोटी सी क्लासेस होंगी, 1 आवर मैक्सिमम इतनी क्लासेस होंगी। तो आई विल ट्राई कि डेली बेसिस पे क्लास अपलोड हो सकता है 1 2 दिन बीच में ना हो, बट मैं डेली ही क्लास अपलोड करूंगी। एंड टेंशन मत लेना, सिलेबस कंप्लीट होगा और यूट्यूब पे होगा पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जितना भी पढ़ रहे हो साथ साथ में प्रॉपरली उसे रिवाइज करो। अब जैसे ये था आपका फर्स्ट चैप्टर जो आपने बेसिक्स ऑफ लॉ में पढ़ा था ना फर्स्ट क्लास में, वो सारा इसके साथ रिवाइज हो गया है। चैप्टर खत्म होने के बाद ऑफ कोर्स हम रिवीजन करेंगे, बट आपको साथ साथ में रिवीजन करनी है जब तक पूरा चैप्टर खत्म नहीं हो जाता है। और अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चे की वीडियो शेयर करो, अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ और लाइक करो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।